और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो किस तरीके से ह्यूमंस रेस्पिरेशन करते हैं और कैसे ह्यूमंस का रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमंस कैसे बात रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी सांस को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं और उसके थ्रू कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को बात करना पड़ेगी यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपनी सांस को लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सांस लेते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं और यहाँ से हम ब्रीथ इन करते हैं। और जब ब्रीथ इन करते हैं तो ये सांस अंदर की तरफ जाती है और लंग्स में चली जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका ये चेस्ट जो है ये थोड़ा सा फूल जाता है। तो ये सांस किस तरीके से अंदर जाती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। तो एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आप सांस लीजिए, लेकिन बाबा रामदेव की तरह ना ले लीजिएगा बहुत तेज। आप नॉर्मल सांस लीजिए, जिस तरीके से नॉर्मल सांस लेते हैं। और जरा अपने पेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आपका पेट बाहर निकलता है सांस लेने में या पेट अंदर जाता है सांस लेने में। तो आपने सांस ले ली होगी, नॉर्मल सांस ले रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम नॉर्मल इनहेल करते हैं तो हमारा पेट जो है वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ जाता है। तो कैसे ये जाता है आगे की तरफ, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों के जो लंग्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, बट हाँ, डायग्राम काम चलाऊ तो होगा ही होगा। तो देख लेते हैं कि जो लंग्स हमारे हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। और लंग्स के लिए यहाँ से एक पाइप जा रहा है जो कि लंग्स में जाएगा, और एक पाइप यहाँ से जाता है जो कि स्टमक में जाता है। डाइजेशन में हम लोगों ने इस पाइप की बात करी थी, ये आगे की तरफ गया था और ये स्टमक में खुला था। लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन में इस पाइप की बात करेंगे, ये पाइप कहाँ तक जाएगा और फिर इसका डिवीजन होता है और फिर ये क्या बनाता है और किस में आगे ये चला जाता है। तो इसी तरीके से आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे कि किस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है आप देख सकते हैं लंग्स का। और यहाँ पे ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है लंग्स का। तो देखिए, यहाँ पे आपको लंग्स का डायग्राम दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि ये आपका लेफ्ट साइड का लंग है इधर वाला, और राइट साइड का उधर वाला लंग है। तो दो लंग्स होते हैं हमारे पास। और जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गई। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में जाता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद अंदर की तरफ जाता है नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज में एयर जाने के बाद फिर पहुंचती है नेजल चेंबर, या इसी को नेजल पैसेज कह देंगे। और फिर अंदर की तरफ देखिए, इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होती हैं, अंदर की तरफ भी ऐसे ही दो छेद खुलते हैं। जैसे बाहर दो ओपनिंग होती है, ऐसे अंदर की तरफ भी दो ओपनिंग्स होती है। और यहाँ पे आपका पैलेट होता है, हम आपको डाइजेशन में बता चुके हैं। पैलेट के जस्ट पास में यहाँ बगल में ये खुलती हैं ओपनिंग्स। और ये जो आपका यूविला था, जैसे हमने कहा था कौवा, ये जो लटका हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग सांस को अंदर ले रहे होते हैं तो ये यूविला नीचे आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस यूरिया का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब हम डाइजेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम इंजेशन करते हैं, खाने को अंदर की तरफ लेते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से जब खाना अंदर की तरफ जा रहा होता है तो ये जो यूविला है ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स को कवर कर लेता है। तो नेजल पैसेज के बाद आते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद ये रीजन हमने आपको बताया था, दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रीजन को हमने कहा था फेरिंग्स। तो नेजल नॉस्ट्रल्स के बाद आता है फेरिंग्स रीजन। और फेरिंग्स के बाद ये यहाँ पे देखिए, ये जो ओपनिंग है, इन ओपनिंग्स के नाम क्या होते हैं। इस पाइप की ओपनिंग को कहते हैं गलट। क्या बोलते हैं, गलट। यानी ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलट। और ये जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग कहते हैं ग्लॉटिस। इसे क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग को। ग्लॉटिस के पास में ही एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का फ्लैप होता है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस।
एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो अगर आप एपिग्लॉटिस के बारे में जानकारी लें तो जरा समझिएगा, यहाँ पे अपने हाथ लगाइए और अपना जो थूक है उसे निगलिए, सलाइवा को अंदर की तरफ जब निगलेंगे तो यहाँ से कोई एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही आप निकलेंगे, यहाँ हाथ लगा के देखिएगा, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है एडम्स एप्पल। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है और ये एडम्स एप्पल कहलाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर एडम्स एप्पल है, जिसे हम कह रहे हैं लैरिंग्स, या इसी को कहते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो पैसेज है, तो फेरिंग्स के बाद कहां जाएगा, फेरिंग्स के बाद पहुंचता है लैरिंग्स में। जो एयर है हमारी, जो हम इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, वो एयर का पैसेज यहाँ पाथवे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एयर अंदर की तरफ जा रही है। पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से होते हुए इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और इंटरनल नॉस्ट्रल्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स के बाद ये जो पाइप है, जिसे विंड पाइप कह रहे हैं, ये विंड पाइप इस तरीके से, इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं और इस पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। तो लैरिंग्स के बाद किसमें गया, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया या विंड पाइप, इस ट्रैकिया या विंड पाइप में क्या है, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। और इन रिंग्स के बाद ये जो रिंग्स हैं, ये करती क्या है, देखिए ये सी शेप होती है, इनकम्प्लीट। जैसे ये हमारा ट्रैकिया, तो इसमें ये सी शेप है, पीछे की तरफ ये ओपन रहेंगी, आगे की तरफ ये खुली रहेंगी, बंद रहेंगी, ये ऐसे जुड़ी हुई सी शेप। क्लियर। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग करती क्या है, जब हम एक्सपायर करते हैं, यानी रेस्पिरेशन को बाहर निकालते हैं, हम एक्सेलेशन करते हैं, हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये एयर बाहर निकलने के बाद कहीं ये ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, तो उसके कोलैप्सिंग को बचाने के लिए यहाँ पे रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है, हमारी जो वर्टिब्री है, तो फिफ्थ वर्टिब्री जो है, फिफ्थ लंबर थोरेसिक वर्टिब्री, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, उस पे जाके ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, और ये जो दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, इन दो पार्ट्स को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इसके बाद बना आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, अब हम एक लंग को फोकस कर रहे हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से बना सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। तो क्या आ गया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये फर्दर और डिवाइड होता जा रहा है। देखिए ये डिवाइड होते होते पतला होता जा रहा है, इसकी जो चौड़ाई है कम होती जा रही है, और इसकी जो थिकनेस है, ऊपर की तरफ जो कवरिंग्स है, वो और कम होती जा रही है। और ये ब्रोंक्यूल्स के बाद छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्या, एल्वियोली। एल्वियोली। तो ट्रैकिया के बाद इधर आते हैं, तो ट्रैकिया के बाद किधर गया, ट्रैकिया के बाद आया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोली। एंड एल्वियोली इज द
exact exchange of site of exchange of gas. It is the site of exchange of gases. लगभग देखा गया 3 मिलियन एल्वियोली होती हैं दोनों लंग्स को मिला के। अगर लंग को देखिए आप गौर से, तो लंग के बाहर का स्ट्रक्चर हम आपको बाद में बता रहे हैं, पहले हम अंदर का स्ट्रक्चर फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो अंदर लंग का स्ट्रक्चर कहां से शुरू हुआ है? यहाँ से ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ये आपका अंदर की तरफ एक ट्री बन गया, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ साइट ऑफ गैसेस कौन सी है? एल्वियोली। देखिए कैसे, ये आप लिख लीजिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा, फिर हम बताते हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कैसे एक्सचेंज होती हैं गैसेस, इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये चार्ट बना लिया होगा आपने, तो इस चार्ट को हम हटा देते हैं यहां से, और ये देखेंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। फिर हम लोग इसकी बात भी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे ये जो आपकी एल्वियोली है, इस एल्वियोली में खास बात क्या होती है, इसकी सरफेस बहुत ही थिन होती है, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे एपिथेलियम। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी आ रही होती हैं एल्वियोलर कैपिलरीज। तो ये एल्वियोलर कैपिलरीज हो गई, और ये कैपिलरीज में क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होते हैं। आपको अगर ये नहीं पता है तो हमारी ब्लड वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ब्लड का पूरा कंपोनेंट्स पता चल जाएंगे। तो ब्लड कैपिलरीज में जो आरबीसीज हैं, इन आरबीसीज के अंदर, ये आरबीसी दिखाई है मैंने, आरबीसी को जानते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। और इन आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, Hb। Hb से हम सिंबलाइज करते हैं, हीमोग्लोबिन पूरा नाम होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी कर सकता है, ठीक, बट एक टाइम में एक को ही कैरी करता है। तो जो हमने एयर इनहेल करी थी, ये फाइनली पहुंच गई यहां एल्वियोली में, और एल्वियोली में ये एयर में, अब आपको कंपोजिशन तो पता ही होगा एयर का, ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और नाइट्रोजन 78, बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो यहां ज्यादा होगी, और चूंकि हम लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी पिछली वीडियोस में आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखा होगा कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक या एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन जब भी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी हमारे हाथ में रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। हम मुंह चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुंह भी, मसल्स भी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब है वहां भी रेस्पिरेशन हो रहा होगा। तो जहां भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहां रेस्पिरेशन हो रहा होगा, यानी हमें पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा हार्ट जो है ये पूरी बॉडी से पंप करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ये पंप करके भेजता है लंग्स में, और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उस ब्लड को कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है। तो ये ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ये आरबीसी किसको लेके आ रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यहां पहुंचती है ये आरबीसी, तो यहां देखती है कि ऑक्सीजन यहां ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां ज्यादा है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके बाहर की तरफ चली जाती है, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होके अंदर की तरफ आ जाती है। एफिनिटी की बात करें, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से किसको ज्यादा एफिनिटी है, किससे के लिए ज्यादा लगाव है? तो लगाव की बात यानी एफिनिटी, यानी किसको ज्यादा तेजी से बाइंड कर सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ज्यादा तेजी से बाइंड करता है, ऑक्सीजन को कम बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैवलिंग पूछते हैं कि किस तरीके से ट्रैवल करती है ब्लड में, तो ऑक्सीजन ज्यादातर डिसॉल्व स्टेज में जाती है,
और हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत कम लिंक होके जाती है। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में लिंक होती है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में लिंक होती है, तब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में लिंक है तो इसे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और साथ ही साथ डिसॉल्व स्टेज में भी जाती है। ये डिसॉल्व फॉर्म ज्यादा होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होती है, लेकिन जाती परसेंटेज वाइज 97 के करीब डिसॉल्व स्टेज होती है और सिर्फ 3% के करीब ये होती है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और बाई HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जाती है। 3 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है, लेकिन हम इसका डिस्कशन ज्यादा कर नहीं रहे हैं, बस आप यहां पे समझ लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में जा रही है। एक तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो गया, फर्स्ट तो यही हो गया। दूसरा होता है डिसॉल्व स्टेज और तीसरा होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3- बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये पूछा जाता है कि ये गैसेस किस तरीके से ट्रैवल करती हैं। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो उसका यही आंसर है कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये एचबी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व स्टेज और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है पूरी बॉडी में। क्लियर है? तो इसको लिख लिया होगा आपने, इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सचेंज हो रही है, तो किस तरीके से यह कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। एल्वियोली इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है, थ्रू डिफ्यूजन। तो यहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल गई और ऑक्सीजन ज्यादा आ गई ब्लड में, तो इस तरीके का ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्पेलिंग देखते रहिएगा, कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से मिलाते रहिएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है ना, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि वो एक साइकिल है। साइकिल के ऊपर एक ही कैरियर होता है, तो कैरियर के ऊपर हम एक ही चीज को एक बार में बैठा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां जब ज्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन कंफ्यूज है कि किसे बैठाने किसे ना बैठा ले। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतार देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा देता है और ले जाता है बैठा के कहां, एल्वियोली तक। तो पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और वहां से ये हीमोग्लोबिन किसको भर के ला रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को वहीं उतार दिया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो गुंडागर्दी में आपने देखा होगा कि गुंडे जहां ज्यादा खड़े होते हैं वहीं का दबदबा ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उनका दबदबा वहां ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच हो जाएगी, यानी एसोसिएट हो जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन से एसोसिएट होगी तो उस तरीके का ब्लड कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तो ये वहां से लेके आएगी और एल्वियोली के पास में ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ इसका दबदबा ज्यादा है, तो ये कहेगी तुम उतरो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ उतार दिया जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगी तो बेचारी कहाँ जाएगी, बाहर। तो हम इस तरीके से एक्सेल कर देते हैं, जो एक्सेलेशन होता है जब बाहर निकालते हैं हम, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है। इसलिए जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था कि हम लोगों ने फूंका था लाइम वाटर में, तो वो लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया था, मिल्की कलर हो गया था। तो क्यों वो कलर मिल्की हुआ होगा, अब आप समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एक्सेलेशन में निकल रही है बाहर की तरफ माउथ से या नोज से, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। एयर जो निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, यानी ये प्योर ब्लड हो गया। और ये इम्प्योर ब्लड है। प्योर और इम्प्योर को हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के ब्लड रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा यहाँ पे
आ गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा थ्रू हार्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे लंग्स डिजाइन होते हैं, लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो इसे हटा देते हैं। अब लंग्स को फोकस करते हैं कि एक लंग जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक लंग को बना लेते हैं, यहाँ पे 2 लंग आपके हैं। आप डायग्राम देखते रहिएगा किस तरीके से बन रहा है। आपको भी बनाना पड़ता है डायग्राम, बोर्ड्स में बहुत कुछ आता है डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला लंग जो होता है ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड का लंग बड़ा होता है, लेफ्ट साइड का लंग छोटा होता है। इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं, और ये लोग, एक ऑब्लिक फिशर होती है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होती है। ये इस तरीके से 3 लोग होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लोग, 2 लोग होते हैं। तो इसलिए ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। बाहर की तरफ से तो ये ऐसा दिखता है, अंदर की तरफ आपको ये दिख रहा है। लेकिन इसकी कवरिंग्स की बात कर लेते हैं। तो लंग्स की जो कवरिंग होती है, ये 2 कवरिंग से कवर्ड होता है लंग। और ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये जो कवरिंग है ये कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर वाली पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। तो ये पैराइटल प्लूरा और ये विसरल प्लूरा, ठीक है। और दोनों को कंबाइंडली हम अगर याद ना रख पाए तो कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, क्लियर। तो लंग्स की 2 कवरिंग है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, जिनको कंबाइंडली हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे कह देते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो क्या कह देते हैं, हम उधर वाले को नहीं फोकस कर रहे हैं, इसी पे देख लीजिए, प्लूरल फ्लूइड। आपने पढ़ा होगा सबसे छोटी सेल जो होती है उसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो जो वो ऑर्गेनिज्म थी वो बेसिकली कैटल्स के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में मिली थी, इसीलिए वो प्लूरो निमोनिया, निमोनिया जो है, जो भी निमोनिया होता है वो इसी की कवरिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। तो प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो थी, हम लोगों ने उसको कहाँ, कैटल्स की प्लूरल फ्लूइड में देखा था, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी, इसको हटा देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स था ये। तो ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री में ये डिवाइड होता है, ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई के बनाता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। हम लोग अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, और कैसे ये हम लोगों को हेल्प मिलती है कि हम सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ें। तो देख लेते हैं इसमें कैसे ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। बस 5-10 मिनट की बात हो रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ, थोरैसिक जो रीजन है, थोरैसिक रीजन, ये वाला चेस्ट वाला रीजन जो होता है वो थोरैसिक रीजन, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो थोरैसिक रीजन में है वर्टिब्रीज, और वर्टिब्रीज थोरैसिक वर्टिब्री है पीछे की तरफ, और वर्टिब्रीज से निकली हैं ये रिब्स। तो जो रिब्स हैं, इन रिब्स को हम कई पार्ट में बांट देते हैं, खैर उनकी हम बात में करेंगे। रिब्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कॉस्टा वर्ड यूज होता है। रिब्स के लिए वर्ड्स जो है वो जो यूज हो रहा है वो है कॉस्टा। तो जरा इसके लिए हम, ये टेक्निकल टर्म है, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल, देखिए रिब्स ये हैं, ये पीछे से निकली हैं, और ये रिब्स हैं। तो ये रिब्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इनके बीच में मसल्स होंगी, रिब्स के बीच में मसल्स होंगी, और ये आगे की तरफ एक बोन है जिसे ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोल रहे हैं। तो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन से ये रिब्स आके कनेक्ट हो रही है।
बीच में इनके गैप है। इन गैप्स में जो मसल्स होती हैं उन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो जो बाहर की तरफ हैं उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो अंदर की तरफ हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर? तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ होती हैं। तो जो बाहर अब जब सांस ले, और साथ ही साथ अब देखिए कैविटी बनाना, थोड़ा सा कैविटी में ही तो हमारे लंग्स हैं। कैविटी बनाने के लिए हमने आपको बताया 6 सर्फेसेस होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे। ऊपर की तरफ तो हमारी शोल्डर बोन हो गई, ठीक है। तो ये बोन हो गई शोल्डर बोन जो ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ क्या होता है रिब्स में, ये जो कर्विक एरिया है, ये कर्विक एरिया कहलाता है डायफ्राम। तो नीचे की तरफ हो गया डायफ्राम, ऊपर की तरफ हो गई कौन सी बोन? शोल्डर बोन। साइड्स में और आगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ हो गई स्टर्नम, पीछे की तरफ हो गई वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम, और ये साइड्स में हो गई हमारी रिब्स। तो हमारा पूरा 6 साइड कवर हो गई। साइड्स में हो गई रिब्स, स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर की तरफ शोल्डर बोन, और नीचे की तरफ डायफ्राम। कवर हो गया। अंदर हमारा लंग। तो क्या होता है कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, सांस को अंदर ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देखिए कि यहां से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कंट्रैक्ट होती हैं तो ऊपर की तरफ ये रिब्स अपलिफ्ट होती हैं। फेजेस समझिएगा, रिब्स जो है वो अपलिफ्ट होती हैं जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं। डायफ्राम फ्लैट कर जाता है, और रिब्स अपलिफ्ट करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है अपलिफ्ट कर रही हैं, ठीक। और अब पेट की बात आती है, तो नॉर्मल में हमारा पेट क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, यानी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रही है। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप आपको समझ में आए। जो 4 पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हमारी रिब्स जो हैं वो अपलिफ्ट हो रही हैं, हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो रही हैं, हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो रहा है, और हमारी जो स्टमक की जो मसल्स हैं यानी एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन में जा रहे हैं। क्लियर? अब इसी का जस्ट अब तो यहां पे क्या हुआ कि जब ये सब चीजें हो गई तो यहां अंदर कैविटी बढ़ गई। जब कैविटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। जब कैविटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो एयर इनहेल अंदर की तरफ चली जाती है। और जब इसका ऑपोजिट करते हैं, यानी कि जब हम एक्सेलेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप जरा एक्सेल करके देखिए, बाहर निकाल के देखिए जरा एयर को, ब्रीद आउट करके देखिए। तो ब्रीद आउट जब हम करते हैं यानी एक्सेलेशन कर रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अभी तक एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायफ्राम जो फ्लैटन था वो अपलिफ्ट हो जाएगा, और जो रिब्स थी जो अपलिफ्ट थी वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएंगी, और इस तरीके से थोड़ा सा कैविटी रिड्यूस कर जाएगी। जब थोड़ा सी कैविटी रिड्यूस करती है, जब कैविटी रिड्यूस करती है तो प्रेशर बढ़ता है। जब किसी चीज को दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो कैविटी रिड्यूस हुई, प्रेशर बढ़ा, और हमने ब्रीथ आउट कर दिया यानी एक्सेलेशन कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन कैसे होता है। हम इसको पीपीटी के थ्रू भी आपको दिखा देंगे इसी में वीडियो में, आगे आप पीपीटी में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है। अगर ये आपको अलग से वीडियो दे देंगे इनहेलेशन और एक्सेलेशन की पीपीटी के थ्रू, हम आपको वहाँ पे रिब्स का अपलिफ्ट और ये सब चीज़ें दिखा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल में वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, अच्छे से आ रही हैं। दूसरा एक चीज़ कमेंट जरा मुझे बताइएगा कि पीपीटी ज़्यादा अच्छा है या इस तरीके का प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर खड़े होकर ज़्यादा अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं किस तरीके का प्रेजेंटेशन आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसी टाइप की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने की कोशिश करें। सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आपको और हमारा दोनों का फायदा हो। मैं जल्द से जल्द लाइव